आज का जो बड़ा टॉपिक है वो टॉपिक है बजट 22-23 का। इस दफ़ा दोनों चीज़ें रिवाइज की गई हैं, एक तो टाइमलाइन भी रिवाइज कर दी गई और परसेंटेज भी रिवाइज कर दी गई है। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हो सकता है उससे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी सी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। गवर्नमेंट कहती है कि उस 1 करोड़ के ऊपर भी आपने जो है वो टैक्स पे करना है। तो ये बेसिकली अपार्टमेंट्स में एग्जेम्पशन इस वजह से दी गई है कि लोग घरों की बजाय, लोग दूर जाके रहने की बजाय वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम, 99 मार्केटिंग से मेरा नाम है सद्दाम। 99 मार्केटिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जो सेगमेंट है उसको कवर करती है। इससे रिलेटेड जितनी भी मार्केट में रियल एस्टेट की न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं या अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके हवाले से हमारी कोशिश रही है कि गाहे बगाहे आपको जो है वो इन्फॉर्म किया जाए, डिटेल्स उसकी आपके साथ शेयर की जाए। आज का जो बड़ा टॉपिक है वो टॉपिक है बजट 22-23 का, क्योंकि रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स हैं या आप क्लाइंट्स कह सकते हैं, वो हर बंदे को इस चीज़ का इंतज़ार था कि बजट कब आ रहा है, बजट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, बजट में ऐसे कौन से नए टैक्सेस हैं या टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो उस हवाले से बजट के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो आज मैं आपके सामने रखूँगा। डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, किस किस तरह से रियल एस्टेट को जो है वो रियल एस्टेट इफेक्ट होगी, कौन से नए टैक्सेस हैं जो लगाए जाएंगे, कौन से टैक्सेस हैं जो रिमूव किए जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए या आम पब्लिक के लिए बेहतर साबित होंगी, और कुछ जो शिकें हैं या कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हो सकता है उससे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी सी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा की है कि पाकिस्तान में, जैसा कि ट्रेंड है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि नॉर्मली आप देखेंगे कि कुछ तबका या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास घर हैं, जिनके पास 10, 15, 20 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, जिनके पास कमर्शियल दुकानें हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो रेंट जनरेट कर रही हैं। कुछ ऐसे इमूवेबल एसेट्स हैं जो रेंट भी जनरेट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल प्लॉट है, या फॉर एग्जांपल उनका कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है जिस पे अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी है, जो भी कंस्ट्रक्शन जिसकी नहीं हुई है, तो वो चीज़ें वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं जो किसी भी किस्म का जो है आप कह लें कि रेंट नहीं जनरेट करी। तो उसको भी इस सर्कल में गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की है कि एक तरफ तो आम लोग हैं जिनके लिए एक प्लॉट ख़रीदना भी 20-25 लाख रुपए का मुश्किल है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास एक से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको टैक्स सर्कल में लाया जाए। तो इसमें एक जो अच्छी बात मुझे नज़र आई है वो ये आई है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको टैक्स सर्कल में लाने की जो है वो गवर्नमेंट ने कोशिश की है, बजाय कि एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने घर के लिए 20, 25, 30 से 40-50 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा करता है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा इमूवेबल एसेट है, तो एक जो आपका एसेट होगा वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। जो आपका एक से ज़्यादा अगला एसेट है, अगर उसकी वर्थ जो है वो 25 मिलियन से ज़्यादा है, तो 25 मिलियन से ऊपर जितनी भी उसकी अमाउंट बनती है, उस अमाउंट के ऊपर आपको FBR को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल मैं देखिए आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 घर हैं और आपके पास 3 प्लॉट हैं। एक घर है, आप उसको शो करवाएंगे इस घर में मैं खुद रहता हूँ, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो बाकी आपका एक घर और 2 प्लॉट हैं, अगर उनकी मालिक फॉर एग्जांपल बनती है 5 करोड़ रुपए, तो उसमें जो 2.5 करोड़ है, 25 मिलियन है, वो एग्जेम्प्ट होगा। ऊपर वाले जो 2.5 करोड़ रुपए हैं, उस 2.5 करोड़ की जो गवर्नमेंट एक आप कह लें कि उस पर डीम इनकम टैक्स अप्लाई करेगी, वो उसकी जो रेंट कैलकुलेट करेगी वो 5% उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी कि 2.5 करोड़ का जो 5% है वो एक किस्म का आपका ईयरली जो है वो प्रॉफिट है या रेंट है, आप उसे जो जनरेट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि ऊपर वाला जो 2.5 करोड़ है उसका 1% आपने FBR को पर ईयर जो है वो टैक्स पे करना है। ये उनके लिए जिनके पास एक से ज़्यादा इमूवेबल जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। या दूसरे अल्फाज में समझा दूं कि अगर एक बंदे के पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, 2.5 करोड़ एक घर वो अपना एग्जेम्प्ट करवा लेगा कि इसमें मैं खुद रह रहा हूँ, उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज़ हैं 2.5 करोड़ से ऊपर जो उनकी मालियत बनती है, फॉर एग्जांपल वो 1 करोड़ बनती है 2.5 करोड़ से ऊपर, तो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी वो करेगी 5%, यानी वो होगा 5 लाख रुपया। उस 5 लाख का 20% आपको जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है साल का, जो कि 1 लाख रुपया बनता है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पीछे आपने 1 लाख रुपए पे करना है गवर्नमेंट को। चाहे तो आप प्रॉफिट से कैलकुलेट कर लें कि 5% प्रॉफिट है, उसका 20% 1 लाख रुपया बनता है, चाहे आप जो है वो टोटल अमाउंट का 1% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें, तो वो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी वो आपने FBR को जो है वो टैक्स जमा करवाना है ईयरली। उसके बाद सेकंड जिस पे पॉइंट है वो ये पॉइंट है कैपिटल गेन टैक्स का। जो इससे पहले कैपिटल गेन टैक्स होता था। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली क्या होता है कि आपने एक चीज़ ली, फॉर एग्जांपल 2015 के अंदर 1 करोड़ की आप चीज़ खरीदते हैं, 2020 में या 22 में आप उसको सेल करते हैं, वो चीज़ 2 करोड़ रुपए की है, तो आपने उस पर कितना गेन किया कैपिटल, आपने उस पर 1 करोड़ रुपए जो है वो आपका कैपिटल गेन है। गवर्नमेंट कहती है कि उस 1 करोड़ के ऊपर भी आपने जो है वो टैक्स पे करना है। तो उसकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो पहले ये परसेंटेज थी 10% और इसका जो टाइम लाइन था वो था 3 साल की। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर
अपनी चीज़ बेचते हैं तो उसमें मैक्सिमम स्लैब 10% होगी उस टोटल आपके कैपिटल गेन का, और वो आपने FBR को पे करना है गवर्नमेंट को। अगर उसके बाद आप बेचते हैं तो आप फिर उससे एग्जेम्प्टेड है। इस दफ़ा दोनों चीज़ें रिवाइज़ की गई हैं, एक तो टाइमलाइन भी रिवाइज़ कर दी गई और परसेंटेज भी रिवाइज़ कर दी गई है। आपने 6 साल के अंदर अंदर अगर आप कोई चीज़ रख के उसको सेल करते हैं तो आप उस पर टैक्स पे करेंगे, और वो 10% नहीं होगा, वो 15% होगा। ठीक है, इस पे अब तो जो है वो एक देखा जा सकता है। इसमें एक और चीज़ ये है कि ये 2.5% हर साल कम होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ 1 करोड़ की खरीदी और वो 2 करोड़ की होगी, आपका कैपिटल गेन है 1 करोड़ रुपया। ठीक है, अगर आप उसको 1 साल के अंदर बेचते हैं लेने के बाद, तो आपको 15% की बजाय 12.5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। दूसरे साल आपको 2.5% मजीद कम हो जाएगा। अगर आप दूसरे साल बेचते हैं आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तीसरे साल बेचते हैं 7.5% देंगे। चौथे साल बेचते हैं तो आप उस पर जो है वो 5% देंगे। 5वें साल बेचते हैं 2.5% देंगे, और अगर आप छठे साल उसको बेचते हैं तो आप उस पर 0 टैक्स पे करेंगे। ये कैपिटल गेन टैक्स की जो नई हैं अपना परसेंटेजेस है वो एप्लीकेबल की गई हैं। उसके बाद इसमें मैं 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं, आप बिल्डर हैं, आप घर बना के सेल करते हैं, तो जो घर बना के सेल कर रहे हैं उनको जो है वो 2 साल की इसमें एग्जेम्पशन है। मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक बंदा 6 साल के अंदर कैपिटल गेन टैक्स पे करने का पाबंद है, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हैं और आप घर बना के सेल करते हैं तो आप 4 साल के बाद उससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 4 साल के बाद अगर आप वो घर बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप अपार्टमेंट्स में आते हैं, आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपार्टमेंट्स आपका दूसरे साल टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले 6 साल अगर आप जनरल मार्केट की प्रॉपर्टी खरीद के उसको बेचते हैं, उस पर कैपिटल गेन टैक्स 6 साल के अंदर एप्लीकेबल होगा। घर बना के बेचते हैं 4 साल जो है वो बाद 4 साल के बाद एग्जेम्प्ट होंगे, 4 साल में एप्लीकेबल होगा। अगर आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेसिकली आपका सेकंड साल में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी? इसके पीछे रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में, वैसे मैं पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ, इस्लामाबाद या बड़े शहरों के अंदर जो स्पेस है उसका मसला है। कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर आपको इस्लामाबाद या पिंडी के नज़दीक है तो वो महंगा है, अगर आप दूर जाते हैं तो फिर 40-50 किलोमीटर दूर है। तो लोगों को नियर बाय द सिटी एकोमोडेट करने के लिए वर्टिकल इन्वेस्टमेंट्स वाली साइड पे जो है वो बिल्डर्स को भी एमनेस्टी के थ्रू वो किया गया, ट्रेंड ये करवाया गया और बिल्डिंग्स बनना भी स्टार्ट हुई। तो ये बेसिकली अपार्टमेंट्स में एग्जेम्पशन इस वजह से दी गई है कि लोग घरों की बजाय, लोग दूर जाके रहने की बजाय वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर आएँ। इसमें एक जो बूस्ट मिलेगा, बिल्डर को भी बूस्ट मिलेगा कि उसकी वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, क्योंकि उनको टैक्स की एग्जेम्पशंस जल्दी मिल जाती हैं। आपको भी उसमें फ़ायदा है कि आपको इस्लामाबाद के नियर बाय जो प्लेसेस हैं, नियर बाय सोसाइटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके अंदर आप जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स जो था वो पहले गवर्नमेंट लेती थी, फाइलर से 1% लेती थी और नॉन फाइलर से 2% लेती थी। जब आप अपनी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज करते हैं तो एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ता था। अभी उस चीज़ को रिवाइज़ कर दी गई। ये थोड़ा सा एक जो मेरे ख्याल में जो है ना वो गवर्नमेंट को ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस दफ़ा जो नए परसेंटेजेस हैं उसमें आपने 2% फाइलर टैक्स पे करेगा सेल या परचेज पे, 5% जो है वो नॉन फाइलर पे करेगा। चले नॉन फाइलर के लिए समझ में आता है कि आपने उसको टैक्स सर्कल के अंदर लेके आना है, आप उसको 2 की बजाय 5 या 7% पे भी ले जाएं, ठीक है जी, ताकि इस डर से टैक्स सर्कल के अंदर आ जाए, ताकि उसके जो है वो उसको टैक्स परसेंटेज भी कम पड़े। लेकिन जो फाइलर है वो तो ऑलरेडी फाइलर है, वो तो ऑलरेडी आपको टैक्स भी पे कर रहा है, वो आपके साथ रजिस्टर्ड भी है, वो आपको अपनी फाइल्स भी रिटर्न कर रहा है, आपको अपना रिकॉर्ड भी दे रहा है। तो उसको बजाय आप थोड़ा कंपनसेट करें, आपने उसको बढ़ा दिया, तो ये 1 से 2% पे चला गया। थोड़ा सा ये एक पॉइंट है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो फाइलर्स हैं, वो थोड़ा सा इस पर जो है वो मायूसी का इजहार करेंगे। अच्छा, एक इसमें लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉरेन या ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, फॉरेन या ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, अब उनकी जो बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या लिक्विड एसेट्स हैं, उनके ऊपर उनको जो उनकी कैपिटल वैल्यू बनती है 1% जो है वो टैक्स FBR को सालाना यहाँ पे देना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये 5 से 7 क्यूरीज थी जो मैंने शिकें थी जो नए बजट में आई हैं, मैंने आपके सामने रखी हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो अच्छी बात है मैं ये बता देता हूँ, वो ये है कि जो बड़े ग्रुप में जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको टैक्स सर्कल में लाने की कोशिश की गई है, जो कदरे ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा इसमें जो एक ये है कि टैक्स एग्जेम्पशन जो थी वो 4 से 6 साल पे ले जाना, ये थोड़ा सा एक जो है वो लोगों को, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। लोग प्रॉपर्टीज़ लेते थे, उसको जल्दी बेच देते थे, तो उनको थोड़ा सा उसमें जो है वो 4 साल की बजाय 6 साल वेट करना पड़ेगा अगर कोई प्रॉपर्टी उन्होंने जो है वो होल्ड करनी है तो। और लास्ट में जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक झटका होगा कि आपने जो अपनी जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो खैर पाकिस्तान को आपने सपोर्ट करना है, बाहर ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने, या हमारे इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तानी बैठे हैं, उन्होंने
इन्होंने सपोर्ट करना है तो बाहर की इनकम्स अच्छी होती हैं। डॉलर महंगा होता है, रियाल महंगा होता है, दिरहम महंगा होता है तो उसका कन्वर्जन रेट अच्छा होता है, पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें वो बाय कर सकते हैं। तो अगर अपनी चीज़ों के ऊपर वो एक 1% को बहुत ज़्यादा खैर अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो सेटल लोग हैं उनकी मैं बात करूँ वही बायर एसेट्स बनाते हैं, उनके पास एक गाड़ियाँ होती हैं, उनके पास एक फ्लैट्स अपार्टमेंट्स होते हैं। तो 1% एक छोटी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं। अगर वो पाकिस्तान में भेजते हैं तो जो हालात करंटली पाकिस्तान के चल रहे हैं, उम्मीद है कि मीशत में कदर जो है वो बेहतरी देखने में सामने आएगी। मज़ीद अगर बजट में जो भी प्रॉपर्टीज़ की ये अमेंडमेंट्स हैं उस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, नीचे हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, या हमें ईमेल करके आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।